ओके, सो वी सेड कि आपके पास न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बन गया। देखो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का एक फैंसी नाम हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कह सकते हैं, क्योंकि वी लव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स इन बायोकेमिस्ट्री। सो हमने क्या बोला था कि शुगर थी, बेस थी, दोनों से न्यूक्लियोसाइड बन रहा था, फॉस्फेट लग गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इसको दूसरा क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड भी है, फॉस्फेट भी है इस न्यूक्लियोटाइड में। अब अगर इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे तो डाई होगा, अगर इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो ये ट्राई फॉस्फेट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू, अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट। इसी फॉर्म में आपके पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड, इट इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए का जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए डायरेक्टली नहीं बनता, डीएनए का क्या होता है कि पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा। कौन सा एंजाइम ये काम करा रहा होगा, आपके पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होता है वो इसको रिड्यूस कराएगा। देखो रिड्यूस में क्या होता है कि इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, सही है, इसके पास 2 एसएच ग्रुप्स थे, इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, और ये क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया। खुद ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अब ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है तो क्या आएगा, थायोरेडॉक्सिन इन एक्शन, और थायोरेडॉक्सिन अपने हाइड्रोजन को डोनेट करके इसको रिड्यूस करा देगा। खुद क्या हो जाएगा, वो बेचारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नाउ दिस थायोरेडॉक्सिन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड बैक बाय NADPH, सही है, और NADPH फिर NADP बन गया। सो दैट्स इट। अभी तक हमने डी नोवो सिंथेसिस पढ़ ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्विश पाथवे। इन द सेल्विश पाथवे वी आर गोइंग टू वी सेड ऑलरेडी, वी डिस्कस्ड इट कि आपके पास देखो बेसिस ऑलरेडी फॉर्म्ड होंगी, आपने उसको बस इनकॉर्पोरेट करा के क्या बनाना होगा, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, आपने क्या बनाना होगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा। तो आपके पास बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, सही है। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम HGPRT आपके पास रिक्वायर्ड होता है इस काम के लिए, जिसमें आपके पास जो बेस होगी उसमें PRPP इनकॉर्पोरेट, PRPP बेसिकली मिलेगा, हाँ बेस मिलेगी, और ये क्या बना रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड बना रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि गुआनीन है प्योरीन बेस, और PRPP है, इसमें ऐड करवा रहा है किसको, आपके पास मोनोफॉस्फेट है तो शुगर को भी ऐड करवा रहा होगा, फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड करवा रहा होगा, और क्या बना रहा होगा, GMP। सिमिलरली हेयर एडमिन में भी क्या है कि आपके पास AMP कैसे बन रहा है इस PRPP के लिए। सो PRPP इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम काइंड ऑफ डॉजिंग HGPRT। अब HGPRT का क्या काम है कि इसने हाइपोजेंथीन को भी कन्वर्ट कराना है, इसने गुआनीन को भी कन्वर्ट कराना है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, इन बेसिस से न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अगर आपके पास इसका मसला होगा तो आपके पास गुआनीन तो बन ही नहीं सकता, मगर आपके पास इनडायरेक्टली एडनीन भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइपोजेंथीन इज़ द पेरेंट न्यूक्लियोटाइड, राइट, और IMP के थ्रू ही क्या बन रहा था, आगे AMP बन रहा था। खैर थोड़ा बहुत एडनीन आई गेस प्रेजेंट हो सकता है, इसका मैंने इतना पढ़ा नहीं है, बुक्स में भी कोई इतना ख़ास नहीं लिखा हुआ, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि अगर आपके पास HGPRT की डिफिशिएंसी होती है तो आपके पास सेल्वेज पाथवे नहीं हो सकता, सही तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब सेल्वेज पाथवे का ना होने का मकसद क्या है, देखो सेल्वेज पाथवे का मकसद ये है कि PRPP यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था, राइट, तो PRPP तो बढ़ गया। उसके अलावा जो आपके पास AMP और GMP थे, हमने क्या बात करी थी कि AMP GMP वर द प्रोडक्ट्स एंड दे आर गोइंग टू इनहिबिट द फर्स्ट स्टेप, बेसिकली दे आर गोइंग टू इनहिबिट द कमिटेड स्टेप, राइट, जो सेकंड स्टेप था। और वो आप हमने क्या बात करी थी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा था, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन हो रही थी। अब ये है ही नहीं, AMP GMP नहीं है, राइट, ये अब आपके पास डिक्रीज हैं, रिड्यूस्ड हैं। तो आपके पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया। सबस्ट्रेट क्या था, वो पहला वाला जो स्टेप था, वेट अ मिनट, देखो इस वाले स्टेप में हमने क्या बोला है कि आपके पास ये जो PRPP है ये ज़्यादा हो गया, AMP GMP मौजूद नहीं है।
तो क्या हो रहा होगा, आपके पास ये जो पूरे डी नोवो सिंथेसिस का मैकेनिज्म है ना, ये बढ़ जाएगा। डी नोवो सिंथेसिस का मैकेनिज्म बढ़ गया और आपके पास इसकी इनहिबिशन भी नहीं हो रही। ओके, अब आपके पास आगे क्या हो रहा है कि डिक्रीज प्योरीन रीयूटिलाइजेशन। अगेन वी सेड कि प्योरीन हमारे पास जब टूटेगा, न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो प्योरीन बन रहा होगा और वो रिसाइकिल हो रहा होगा। प्योरीन रिसाइकिल नहीं हो रहा, तो ये जो भी न्यूक्लियोटाइड टूट रहा है ये क्या बना रहा होगा, प्योरीन भी टूटेगा। प्योरीन रिसाइकिल नहीं होगा, इंस्टेड ये टूटेगा और प्योरीन की जब हमारे पास डिग्रेडेशन होती है तो उससे यूरिक एसिड बन रहा होता है। ओके, प्योरीन की टूटने से क्या बन रहा होता है, यूरिक एसिड, और उससे क्या हो रही होगी, हाइपर यूरिसीमिया हो रहा होगा। हाइपर यूरिसीमिया को आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज़ इन यूरिक एसिड। देखो यूरिक एसिड का इंक्रीज़ होता है तो किडनी में भी हो सकता है, दैट इज़ यूरोलिथियासिस। यूरिक एसिड का इंक्रीज़ होगा तो क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, दैट वुड बी अ गाउटी अर्थराइटिस। उसके अलावा ये आपके पास क्या करता है कि आपके जो ब्रेन होता है इसमें जाके डिसफंक्शनिंग करता है, सोचने समझने की सलाहियत को ख़राब करना, कॉग्निटिव डिसफंक्शनैलिटी कर रहा होगा। और उसी की वजह से आपके पास कौन सा सिंड्रोम होता है, लीश-नेहान सिंड्रोम होता है, जिसमें आपके पास क्या, हमारे पास ये केस होता है कि एक 8 साल बच्चा है जिसके हर जगह पे उसके कवर किया हुआ है, पैरों को, हाथों को, एवरीथिंग। और क्यों किया हुआ है, क्योंकि उसकी अगर आप एक हाथ को उतारे, मतलब एक हाथ जो होता है वो दूसरे हाथ को ज़ख्मी करा रहा है या सेल्फ म्यूटिलेशन हो रही है। अब पहली वाली भी डायग्राम अगर आप फोकस करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो अपने लिप्स को, अपने हार्म्स को, लिप्स को, अपने लिम्स को हार्म कर रहा होता है। ओके, तो ही इज़ बेसिकली एन एनिमी टू हिज ओन एग्जिस्टेंस एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये आपके पास दिमाग की ख़राबी होती है, जो सेल्फ म्यूटिलेशन हो रही होती है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ लीश-नेहान सिंड्रोम। और इसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम है, HGPRT की डिफिशेंसी है, जिसकी वजह से आपके पास रिसाइक्लेशन नहीं हो रही। देखो जो भी आपके पास प्योरीन बना, मैं दोबारा से एक बार बता रही हूँ, प्योरीन आपके पास कैसे होता है, डी नोवो सिंथेसिस से बन के न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जब न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन होता है तो ये प्योरीन निकलता है, वापस रिसाइकिल होता है और न्यूक्लियोटाइड बना देता है। मगर अब आपके पास रिसाइक्लेशन का प्रोसेस नहीं है, तो प्योरीन का जो PRPP है वो आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा होगा और PRPP से वापस डी नोवो सिंथेसिस हो रही होगी, जबकि जो प्योरीन बन रहा है वो रिसाइकिल होने के बजाय टूट रहा होगा। टूटने से क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। यूरिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो गाउट हो रहा होगा जॉइंट्स में, या फिर किडनी में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में जो होता है ज़्यादा हो जाता है। सही है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन वाली प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा वी हैव दिस वन ड्रग दैट इज़ एलोप्यूरिनॉल। व्हाट कैन इट डू, ये क्या कर सकता है कि आपके पास ये वैसे डिग्रेडेशन वाला स्टेप है, बट बेसिकली ये क्या करता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है ताकि यूरिक एसिड नहीं बन पाए। एलोप्यूरिनॉल आपके पास जो डिग्रेडेशन होती है ना उसको रोक देता है। जो यूरिक एसिड होगा उसकी तो फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी, तो गाउट नहीं होगा, मगर आपके पास जो सेल्फ म्यूटिलेशन और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाले मसले वो होंगे। क्यों, क्योंकि जो CNS का डैमेज है उसको नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास सिंथेसिस तो हो ही जा रही है, प्योरीन सिंथेसिस को कोई नहीं रोक पा रहा क्योंकि उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं है। मगर हाँ ये है कि जो उसकी प्योरीन की बनने के बाद जो उसकी डिग्रेडेशन हो रही थी रिसाइकलिंग ना होने की वजह से, वो रुक जाती है। So that was it. I'm very sorry if I made it extremely difficult या complicated या because of the बाहर की आवाज़ों की वजह से. This was my first ever video and I hope you enjoyed it.